गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं लेखा शास्त्र की और यहां पर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा लेखा शास्त्र के लिए प्रश्न बैंक जारी की गई है वर्ष 2021-22 के लिए, उसके सभी इकाइयों के जो उत्तर है वो विकल्पी क्वेश्चन है, उनका एक ही वीडियो में पूरा बताऊंगा। आप छोड़कर न जाएं और अंत तक देखें पूरे वीडियो जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। तो भाग 1 अध्याय 1 में देखिए लेखांकन एक परिचय है। यहाँ से 4 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और इनमें कौन कौन से वस्तुनिष्ठ आने की पूरी संभावना है। तो देखिए लेखांकन है यहाँ पे बताया गया, तो कला एवं विज्ञान दोनों है। जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबिंबित होती है, तो बोधगम्यता ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार लेखांकन में लेखे किए जाते हैं मुद्रा मात्रक में, यानी मौद्रिक जो लेन देन होते हैं उन्हीं का लेखांकन किया जाता है। और स्थायी संपत्ति कौन सी आपको बताना है, तो भवन जो है वो स्थायी संपत्ति होती है। हालांकि यहाँ पर देखिए आप उन्होंने जो दिया है निम्नलिखित में से स्थायी संपत्ति है, तो यहाँ पर उपस्कर जो है वो भी स्थायी संपत्ति है, विनियोग जो है वह भी स्थायी संपत्ति है। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक होता है ये स्थायी संपत्ति नहीं मानी जाएगी, यह चालू संपत्ति में इसको लिया जाता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन होना था निम्न में से स्थायी संपत्ति नहीं है, तब यहाँ पर स्टॉक सही हो जाता। तो ये ऑप्शन प्रश्न बैंक में ही गलत दिया गया है। आगे देखते हैं हम। 5वां माल का अर्थ है, तो माल का अर्थ होता है क्रय एवं विक्रय की जाने वाली जो वस्तु होती है उससे होता है माल का संबंध। और अर्थात ये कह सकते हैं कि जो वस्तु व्यापार में बेचने के लिए खरीदी जाती है उसे ही हम माल कहते हैं, और माल के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 6वां है कि निम्न में से कौन सा व्यावसायिक लेन देन नहीं है। तो यदि यहाँ पर अपने निजी खाते से बेटे की फीस यानी स्कूल फीस किसी ने जमा कर दिया है तो ये व्यावसायिक लेन देन नहीं है, यह निजी लेन देन हो जाएगा। और इसी निजी लेन देन को ही हम आहरण के नाम से जानते हैं। इसे आहरण कहते हैं कि व्यापार के मालिक द्वारा निजी प्रयोग के लिए जो धन या पैसा निकाल लिया जाता है। क्योंकि 5,000 का कर्मचारी को वेतन दिया तो ये तो व्यापार का हो गया। 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा तो व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा है। व्यवसाय से बेटे की फीस दी है ये, तो ये व्यवसाय से बेटे की फीस दी ये, और अपने निजी खाते से बेटे की फीस दी, तो व्यवसाय का लेन देन कौन सा नहीं है, तो व्यवसाय से बेटे की फीस दी यानी ये भी तो आहरण ही होगा। और अपने निजी खाते से फीस दी, यहाँ से स्पष्ट ही हो जाता है कि जो निजी खाता है इससे फीस दी है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने सा ऑप्शन यहाँ पर चुना है। यदि ये सा ऑप्शन दूसरा कुछ होता तो हम द ऑप्शन को सही कहते, क्योंकि बेटे की जो फीस दी है ये व्यावसायिक लेन देन, इसे हम नहीं मानते। लेकिन निजी खाते से लिखा है इसीलिए हमने इसे आहरण माना है और व्यावसायिक लेन देन इसे नहीं माना है। आगे देखिए आप। एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण जो होता है वो सूचना का संप्रेषण करना होता है। व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में लिखने की जो कला होती है उसे हम पुस्तपालन के नाम से जानते हैं। और लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है, तो जो अवयस्क होता है अर्थात 18 वर्ष से छोटा होता है वह उपयोगकर्ता नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे देनदार कहते हैं। देनदार वह व्यक्ति हमें पैसे देगा इसीलिए वह देनदार हो जाता है। और हम जिसको देते हैं अर्थात जब माल खरीदते हैं तो हमें देना होता है तो वो लेनदार
की श्रेणी में आता है, लेनदार कहलाता है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए आंतरिक उपयोगकर्ता व्यावसायिक इकाई के खाली स्थान होते हैं, तो जो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं वो हमारा व्यवसाय है, इसी के अंदर ये होते हैं और उन लेन देनों को वो व्यवस्थित रखते हैं। अच्छा, लेखांकन प्रक्रिया खाली स्थान से प्रारंभ होती है, तो घटना जो होती है यानी लेन देन जो होते हैं उन्हें हम घटना कहते हैं, तो घटना की पहचान से प्रारंभ होती है, वहीं से हम लेखांकन प्रक्रिया करते हैं। उनकी प्रकृति के अनुसार उन्हें पहचानते हैं कि यह व्यक्तिगत की श्रेणी में आएंगे, वस्तुगत की श्रेणी में आएंगे या नाममात्र के खाते की श्रेणी में आएंगे, और ये पहचान कर हम उन घटनाओं का लेखांकन करते हैं। आगे देखिए, लेखांकन व्यावसायिक प्रक्रिया लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापती है। यदि कोई भी लेखांकन व्यावसायिक प्रक्रिया है तो जो लेन देन होंगे उनमें हम रुपए में कितने रुपए में दिया या कितने रुपए में लिया, उसी को यहाँ पर हम लिखते हैं, उसी का लेखांकन करते हैं। व्यक्ति की ईमानदारी, उसका स्वभाव, गुण, इनका हम व्यावसायिक लेन देन में लेखा नहीं करते हैं व्यावसायिक पुस्तकों में। चौथा है, लेखांकन का जनक खाली स्थान को कहा जाता है, तो लेखांकन का जनक लुकास पेशियोली को कहा जाता है और इन्होंने 1494 में अपनी पुस्तक दी कंप्यूटिसेचरिस नामक लिखी थी और सबसे पहला लेख वहीं पे प्रकाशित किया था। उसमें लेखा लिखने की कुछ विधियां दी गई थी, उसके अनुसार ही इन्हें लेखांकन का जनक और दोहरा लेखा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। ख्याति जो है वह अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त कहने का जो अर्थ है कि वह संपत्ति जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम छू नहीं सकते, उसे हम अमूर्त कहते हैं। सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिसकी मूर्त नहीं होती वह अमूर्त संपत्ति होती है। अब देखिए छठवां, लेखांकन का क्षेत्र वही खाते के क्षेत्र से खाली स्थान है, तो विस्तृत है या बड़ा है। सातवां, लेखांकन व्यवसाय की खाली स्थान है, तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है और देय बिल एक चालू संपत्ति है। और स्वामी द्वारा व्यापार में विनियोजित राशि जो होती है, यानी जो स्वामी व्यापार में जो धन लगाता है उसे हम पूंजी के नाम से जानते हैं या पूंजी कहलाती है। और देनदार से अप्राप्त राशि, अर्थात हमने उधार माल बेचा और उस व्यक्ति ने हमें नहीं लौटाया, तो उसे हम डूबत ऋण के नाम से जानते हैं, यानी वह राशि डूबत ऋण कहलाती है। सही जोड़ी देखिए, वर्ष के अंत में अनबिका माल, जो माल नहीं बिका उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। और ये स्टॉक को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक। तो वर्ष के अंत में अनबिका माल अंतिम स्टॉक के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ स्टॉक लिखा है तो हम सिर्फ स्टॉक पर जाएंगे। दूसरा, पूंजी जो होती है वो स्थायी दायित्व होती है और पूंजीगत व्यय जो है वो स्थायी संपत्ति क्रय के व्यय जो होते हैं, यानी स्थायी संपत्ति हमने खरीदा उस पर जो पैसा हमने दिया वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। कार्यशील पूंजी की बात करें हम चौथा नंबर, तो दैनिक प्रयोग में जो पैसा या धन आता है प्रतिदिन के खर्च में जिसे हम लगाते हैं उसे कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं। और संपत्तियां जो देखी जा सकती है उसे हम मूर्त संपत्ति के नाम से जानते हैं, और जो नहीं देखी जा सकती संपत्तियां उन्हें अमूर्त संपत्ति कहते हैं, जिनकी मूर्त नहीं होती है। सत्तासत की बात करेंगे, आहरण से पूंजी कम हो जाती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूंजी में से आहरण घटा दिया जाता है तो पूंजी कम हो जाती है। और दूसरा, बाहरी लोगों को देय राशि पूंजी कहलाती है, यह गलत है। बाहरी लोगों को नहीं, व्यापार को दी गई राशि जो होती है मालिक द्वारा उसे ही पूंजी कहते हैं, तो यह हो जाएगा असत्य। और अगला है कि जो व्यवसाय चालू वर्ष में लाभ प्राप्त करने हेतु किए जाते हैं आयगत व्यय कहलाते हैं, तो बिल्कुल सही है, उन्हें हम आयगत व्यय के नाम से जानते हैं। सत्य है। और व्यापारिक बट्टे का लेखा किया जाता है, जो व्यापारिक बट्टा होता है उसका लेखा किया जाता है, तो यह असत्य है, व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं किया जाता है, सिर्फ नगद बट्टे का लेखा किया जाता है।
तरल संपत्तियां अल्प अवधि में रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 माह के अंदर ये जो संपत्तियां होती, तरल संपत्ति जैसे रोकड़ हुई, देनदार हुए, ये सब तरल संपत्तियां कहलाती है और इन्हें 12 माह के अंदर यानी अल्प अवधि के अंदर रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए अध्याय 2 लेखांकन सैद्धांतिक आधार की बात करेंगे। लेखांकन के जो सैद्धांतिक आधार है उनमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किस मान्यता के अनुसार किया जाता है? तो उसे रूढ़िवादी मान्यता कहते हैं। दूसरा, ह्रास का लेखा नहीं किया जिससे लाभ बढ़ गया, यह किस सिद्धांत की अवहेलना है? तो यह रूढ़िवादी सिद्धांत की अवहेलना है। और लाभ की आशा न करें, सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, यह कौन सी मान्यता है? तो यह रूढ़िवादी मान्यता है, ऑप्शन। और चौथा, वित्तीय विवरणों में पैसों को छोड़ देना और पूर्णांक में लिखना किस मान्यता से संबंधित है? तो यह शारदा की मान्यता कहलाती है। 5वां नंबर, किस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों को स्थायी संपत्ति एवं चालू संपत्ति का वर्गीकरण किया जाता है? तो चालू व्यवसाय की जो अवधारणा होती है उसके अनुसार स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति में हम वर्गीकरण करते हैं। एक वाक्य में उत्तर देखिए, लेखांकन अवधि का सामान्य समय होता है कितना? तो वह 12 माह या 1 वर्ष जिसे हम कहते हैं वह सामान्य समय होता है। और दूसरा, संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोहरा लेखा सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा, किस मान्यता के अनुसार व्यापार के गुणात्मक पहलुओं का लेखा नहीं किया जाता? तो मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार नहीं किया जाता। और 8वां, अप्रत्यक्ष करों को किस कर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उन्हें हम जीएसटी के अनुसार प्रतिस्थापित करते हैं। 5वां, वर्ष के अंत में बचा स्टॉक अगले वर्ष के प्रारंभ में क्या कहलाता है? तो वह अगले वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक स्कंध कहलाता है या प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। 6वां, अंतिम विक्रेता द्वारा अंकित जीएसटी का भार किस पर पड़ता है? तो जो उपभोक्ता होता है उस पर पड़ता है। असत्य देखिए, लेखांकन प्रमाप मौखिक विवरण होते हैं, यह असत्य है, मौखिक नहीं होते, लिखित होते हैं। दूसरा, लेखांकन अस्तित्व की मान्यता एकाकी व्यापार पर लागू नहीं होती है, तो यह भी असत्य है, होती है। और प्रत्येक नामे के लिए जमा होना आवश्यक है। नामे यानी डेबिट और जमा यानी क्रेडिट होना आवश्यक है, तो बिल्कुल सत्य है कि डेबिट जितना होगा उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए। और लुकास पेशियोली इंग्लैंड के निवासी थे, तो लुकास पेशियोली जो इंग्लैंड के निवासी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक द कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चरिस में अपना लेख लिखा था और इन्हें लेखांकन प्रणाली के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। 5वां, स्थिरता के सिद्धांत का उद्देश्य तुलना करने की सुविधा से है, तो बिल्कुल सही है, सुविधा से है। आगे देखिए, सही जोड़ी बनाइए। केंद्र सरकार द्वारा संग्रहण जो किया जाता है उसे हम सीजीएसटी या आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा जो संग्रहण किया जाता है उसे एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। और अंतिम रहतिया का जो मूल्यांकन है वह मूल्यांकन रूढ़िवादी की अवधारणा के अनुसार किया जाता है। सही तथ्य एवं सूचनाएं जो होती है उन्हें हम पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के अनुसार करते हैं और महत्वहीन मदों को छोड़ देने का काम जो है वह शारदा की अवधारणा में किया जाता है। रिक्त स्थान में देखिए, एक ही समय की आगम यानी आय और व्यय को पहचानना जो है वो आगम व्यय मिलान की मान्यता कहलाती है। प्रत्येक संपत्ति का जीवन काल सीमित होता है, एक निश्चित समय तक ही वह संपत्ति चलती है, इसके बाद में वह अपने आप खराब हो जाती है।
तीसरा देखिए, यदि कोई दायित्व नहीं हो तो संपत्तियां खालिस्तान के बराबर होती है, तो दायित्व नहीं हो तो पूंजी के बराबर होगी। और निर्माण कार्य में आगम की पहचान खालिस्तान के आधार पर होगी तो उत्पादन के आधार पर की जाती है। इसी प्रकार समानुरूपता मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष एक समान लेखांकन पद्धति को अपनाना चाहिए। यानी समान लेखांकन पद्धति को किसके अनुसार? समानुरूपता की मान्यता के अनुसार अपनाना चाहिए। और छठवां, आय के निर्माण की लागत जो है उसे हम व्यय कहेंगे, क्योंकि आय जो है उसमें जितना भी लागत लगेगा निर्माण करने में तो वह खर्च कहलाएगा, व्यय कहलाएगा। और देखिए, विक्रय पर संग्रहित जीएसटी फर्म के लिए जो है वो दायित्व होती है, क्योंकि इसे चुकाना होता है सरकार को। अब भुगतान किया हुआ जीएसटी एक व्यय है। यदि इसका समायोजन नहीं हुआ तो इसे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अध्याय 3 के लेन देनों का अभिलेखन फर्स्ट जो है, यहाँ से 4 विकल्प पूछे जाएंगे और इन 4 विकल्प की बात करते हैं कि नाम की चिट्ठी तैयार करता है, जो क्रेता होता है वह नाम की चिट्ठी तैयार करता है। और दोहरा लेखा प्रणाली में खाते रखे जाते हैं, तो उनमें व्यक्तिगत खाते भी रखे जाते हैं, वास्तविक खाता भी रखा जाता है, नाम मात्र का खाता भी रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली में खाते रखे जाते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली जो होती है उसमें से इनमें से सभी जो खाते हैं, हमने बताया कि ये तीनों खाते रखे जाते। चौथा ऑप्शन जो दिया, इनमें से सभी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, सभी का नाम आ गया। लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं विवरण। और माल दान में दिया कौन सा खाता जमा किया जाएगा? तो आप देखिए, जब माल आपने खरीदा था तो क्रय खाता को क्रेडिट आपने डेबिट किया था, लेकिन उसी माल को आपने दान में दिया है, बेचा नहीं है, यानी वह खरीदा हुआ ही माल कम होगा, इसलिए क्रेडिट हम क्रय खाता कर देंगे। इसी प्रकार रोजनामचा में कितने खाने होते हैं? तो 5 खाने, यानी कॉलम जो बनाए जाते हैं वो 5 होते हैं। दिनांक, विवरण, राशि, जनरल खाता पृष्ठ, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। इस प्रकार से पूरे 5 कॉलम यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। और देखिए, वही जिसमें समस्त खाते रखे जाते हैं उसे हम खाता वही के नाम से जानते हैं। सही प्रकार के खाते वहाँ तैयार किए जाते हैं। नाम मात्र के खाते का संबंध होता है व्यय और आय से, यानी आगम से। और जर्नल में लेखा किस पुस्तक से किया जाता है? जब हम जर्नल बनाते हैं तो कौन सी पुस्तक से करते हैं लेखा? तो स्मारक पुस्तक या कच्ची वही कहते हैं इसे, यानी व्यर्थ बुक भी नाम है इसका, वेस्ट बुक के नाम से भी जानते हैं। जर्नल में लेखा किया जाता है। खाता जो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम आहरण कहेंगे, क्योंकि उसे हम पूंजी के नाम से भी जानते हैं और आहरण के नाम से भी उसे जाना जाता है। ये दोनों व्यापार के स्वामी के खाते माने जाते हैं और व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। अब जोड़ी बनाइए। नामे शेष जो है वो नाम पक्ष का योग अधिक होने से होता है और व्यवसाय के लिए जो हानि होगी वो पूंजी पर ब्याज देने से होगी। कैश मेमो जो तैयार किया जाएगा वो नगद विक्रय से तैयार किया जाएगा। पे इन स्लिप की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बैंक में नगद जमा करने पर पे इन स्लिप लगेगी और व्यवसाय के लिए जो आय है वो आहरण पर ब्याज दिया जाएगा, यानी लिया जाएगा, तो यहाँ व्यवसाय के लिए आय हो जाएगी। सत्य में देखिए, वही खाता में रोजनामचा पृष्ठ संख्या देना आवश्यक नहीं है, यह असत्य है। खाता वही में एक जैसा लेन देनों को एक ही स्थान पर लिखे जाते हैं, सत्य है, एक जैसे को लिखे जाते हैं। रोकड़ बैंक में जमा करने पर बैंक खाता जमा किया जाता है, असत्य है। और प्रत्येक लेन देन का लिखित प्रमाण होना चाहिए, ये सत्य है, चौथा। और पांचवा, प्रमाणक लेन देन के सही लेखांकन का प्रलेख है, यह भी सत्य है। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं कि विक्रय खाता सदैव
कैसा होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, जिसे हम जमा के नाम से जानते हैं, या समाकलन किया जाता है। संपत्ति क्रय पर किस खाता को नामे किया जाता है तो संपत्ति खाते को ही डेबिट किया जाता है या नामे किया जाता है, जिसे हम विकलन के नाम से भी जानते हैं। संपत्ति खाते को विकलित भी किया जाता है। पांचवा, किसी खाते के दाएं भाग को क्या कहते हैं तो जमा पक्ष कहेंगे। जैसे ये खाता बनाया हमने तो ये जो क्रेडिट साइड है ये जमा पक्ष कहलाता है, और यह डेबिट पक्ष है ये नामे पक्ष या नाम पक्ष कहलाता है। प्रमाणकों के आधार पर किस पुस्तक में लेखा करते हैं तो प्रारंभिक जो पुस्तक होती है उनमें लेखा किया जाता है। कौन सी पद्धति में खातों को 5 भागों में बांटा जाता है तो जो आधुनिक पद्धति उसमें खातों को 5 भागों में बांटा जाता है। और खाता बही में कितने कॉलम होते हैं तो 8 कॉलम होते हैं। पहला दिनांक का, दूसरा विवरण का, तीसरा जर्नल पृष्ठ का, चौथा राशि का। और इस तरफ भी पहले दिनांक का, फिर विवरण का, फिर जर्नल पृष्ठ का और फिर राशि का कॉलम। ऐसे 4 डेबिट के और 4 क्रेडिट के हो जाते हैं। इस प्रकार से 8 कॉलम होते हैं। खाता बही में लेन देनों को लिखने को क्या कहते हैं तो उसे खतौनी कहते हैं। अंग्रेजी में पोस्टिंग के नाम से इसे जाना जाता है। और 8वां, कौन से खातों को बंद कर दिया जाता है तो नाममात्र के जो खाते हैं इन्हें बंद कर दिया जाता है। जैसे खातों की यदि हम बात करते हैं तो जो व्यापार सबसे पहले व्यक्तिगत जो खाता होता है इस व्यक्तिगत खाते का शेष आगे ले जाया जाता है। दूसरा जो वास्तविक खाता होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक माल से संबंधित खाते होते हैं और दूसरे संपत्ति से संबंधित होते हैं। जो माल से संबंधित होते हैं इनका शेष जो है वो व्यापार खाता में या फिर लाभानी खाते में जाता है। अक्सर करके व्यापार खाते में जाता है यहाँ से पूरा माल से संबंधित का, और जो शेष बाकी चीज़ें जो बचती है उनका स्थायी संपत्ति का शेष आगे ले जाया जाता है। नाममात्र के खाते में जो भी यहाँ खाते तैयार किए जाते हैं उनका शेष लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे एक वाक्य में उत्तर। अब देखते हैं हम लेन देनों का अभिलेखन भाग 2 जो है इसकी बात करते हैं। यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। क्रय वही भाग है रोजनामचा का, किन लेन देनों के कुल योग क्रय पुस्तक में प्रविष्ट किए जाते हैं तो नगद और उधार खरीद का। त्रिस्तंभी रोकड़ वही में किस छूट का लेखा किया जाता है तो नगद छूट का किया जाता है। खुदरा रोकड़ वही में प्रणाली अपनाई जाती है अग्रदाय पद्धति। यदि किसी लेन देन के नाम और जमा पक्ष का अभिलेखन रोकड़ वही किया जाता है तो यह लेन देन है उभय पक्ष प्रविष्टि का। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में देखिए, उधार बेचे माल की राशि वसूल न होने पर उसे हम डूबा ऋण कहते हैं। और क्रेडिट नोट खालिस्तान द्वारा भेजा जाता है तो क्रेडिट नोट जो है ये विक्रेता द्वारा भेजा जाता है। विक्रय खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है। और रोकड़ वही के बैंक स्तंभ का जमा शेष स्थिति का प्रदर्शन करता है, यानी जमा शेष जो दिखाई देता है उसे हम अधिविकर्त ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और रोकड़ वही में केवल खालिस्तान व्यवहारों का लेखा होता है तो नगद या रोकड़ यानी कैश ट्रांजैक्शन ही यहाँ पर होता है। एक वाक्य में उत्तर देखिए, अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण दीजिए तो ख्याति यानी गुडविल जो है वो अमूर्त संपत्ति है। यहाँ पर समस्त नगद भुगतान रोकड़ वही के किस पक्ष में लिखते हैं तो वह क्रेडिट यानी जमा पक्ष में लिखते हैं। और दैनिक व्यवहारों के लिए कौन सी रोकड़ वही का प्रयोग होता है तो खुदरा रोकड़ वही पेटी कैशबुक का प्रयोग होता है दैनिक व्यवहार को लिखने के लिए। और प्रति प्रविष्टि किस वही में की जाती है तो त्रिस्तंभी यानी 3 कॉलम कैशबुक जो होती है उसमें प्रति प्रविष्टि की जाती है। संपत्ति का उधार क्रय किस पुस्तक में लिखते हैं तो मुख्य जर्नल स्पेशल जर्नल में यहाँ पर लिखा जाता है या विशेष जर्नल में लिखा जाता है।
सत्य असत्य की बात करेंगे कि रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता है, बिल्कुल रियल अकाउंट होता है, कैशबुक अकाउंट, और क्रय वही में सभी क्रय का लेखा होता है। असत्य है, सभी क्रय का नहीं लेखा होता है यहाँ पर। तीसरा, जब माल वापस भेजा जाता है तो डेबिट नोट बनता है, बिल्कुल सत्य है। वो यहाँ पर डेबिट नोट तैयार किया जाता है और व्यापारिक बट्टे को सूची मूल्य से घटा दिया जाता है। तो व्यापारिक बट्टा जो है उसको जो सूची मूल्य या अंकित मूल्य होता है उससे हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, सत्य है। बैंक खाता क्रेडिट शेष बैंक अधिविकर्ष दर्शाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट दर्शाता है, सत्य है, ट्रू है। ये सही जोड़ी बनाइए। क्रय वही जो है इसमें माल वापस भेजने पर यह तैयार किया जाता है और विक्रय वापसी वही जो होती है तो माल वापस आने पर इसमें लेखा किया जाता है। क्रय वही जो है इसमें आप देखिए, क्रय वही में हम बीजक वही के नाम से भी इसे जानते हैं और लघु रोकड़ वही जो होती है उसे अग्रदाय पद्धति से तैयार किया जाता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर बैंक समाधान विवरण। यहाँ से सिर्फ आपको विकल्प और थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से जैसे पासबुक बैंक के खाता वही में प्रदर्शित खाली स्थान की अनुकृति है। जो पासबुक होती है वो बैंक के खातों में प्रदर्शित खाली स्थान की अनुकृति होती है, यानी फोटोकॉपी किसकी होती है। तो जो ग्राहक होता है उसका जो खाता होता है उसी की कॉपी यहाँ पर पासबुक के रूप में ग्राहक को दी जाती है, इसलिए उसकी अनुकृति होती है। बैंक समाधान विवरण खालिस्तान अंतरालों पर अंतरों को जानने हेतु बनाया जाता है। तो सामयिक यानी समय के अंतरालों पर अंतरों को जानने के लिए बनाया जाता है। कोई भी समय में बैंक का हमारा खाता है और हमारे लेन देन जो है उनमें अंतर हमें समझ में आता है तो यह हम बना लेते हैं बैंक समाधान विवरण। तीसरा, बैंक समाधान विवरण आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। बैंक समाधान जो विवरण होता है हमारी जो आंतरिक प्रक्रिया है उसका ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि बैंक कभी बना के नहीं देखता, हम व्यापारी जो होते हैं वही इसे बनाकर देखते हैं, इसलिए यह आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग होता है। बैंक समाधान विवरण रोकड़ वही व पासबुक में होने वाले अंतरों को खोज निकालता है कि रोकड़ वही हम बनाते हैं व्यापार में और पासबुक बैंक से बनाई जाती है, दोनों के ट्रांजैक्शन में कम ज़्यादा पैसे होते हैं, रोकड़ कम ज़्यादा होती है, तो इन अंतर को खोजकर ये बता देता है बैंक समाधान विवरण। साधारण रोकड़ वही नामे शेष एवं पासबुक खालिस्तान शेष दर्शाता है। तो रोकड़ वही का यदि डेबिट शेष है तो पासबुक का क्रेडिट शेष दर्शाएगा और रोकड़ वही का क्रेडिट शेष है तो पासबुक का डेबिट शेष दर्शाता है। सही विकल्प की बात करेंगे। बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, जो व्यापारी होता है या ग्राहक होता है वो बैंक का वह उसके द्वारा बनाया जाता है। बैंक द्वारा ग्राहकों को उनके व्यवहारों का लेखा किया जाता है तो उसको हम पासबुक के नाम से जानते हैं और पासबुक के क्रेडिट शेष का अर्थ होता है अनुकूल शेष कहलाता है। बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है तो व्यापारी की इच्छा जब हो तब बना लिया जाता है। यहाँ पर कोई लिमिट टाइम का कोई बंधन नहीं होता और बैंक द्वारा ग्राहक को खाते की प्रतिलिपि दी जाती है, उसे हम पासबुक के नाम से जानते हैं। सत्य पर आते हैं कि बैंक समाधान विवरण है एक स्मारक विवरण है, तो बिल्कुल सत्य स्मारक विवरण होता है। पासबुक एवं रोकड़ वही का बैंक शेष सदैव बराबर होता है, यह गलत है, सदैव नहीं होता, यदि होता तो हम बैंक समाधान विवरण बनाते ही नहीं। रोकड़ वही का रोकड़ स्तंभ डेबिट या क्रेडिट शेष दिखा सकता है, असत्य है। और बैंक समाधान विवरण दोहरा लेखा प्रणाली का भाग है, यह भी असत्य, दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं होता, यह अलग से व्यापारी की इच्छा से बनाया जाता है। बैंक ग्राहक के खाते से सीधे शुल्क काट सकता है, बिल्कुल सत्य है, बैंक तो बिल्कुल सीधे शुल्क काटता ही है। हम देखते हैं ट्रांजैक्शन हमारे, आप देखिए अध्याय 6 तलपट एवं अशुद्धियों का संशोधन की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर
खाते का शेष तलपट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। देनदार के तलपट तैयार किया जाता है। शेष तिथि को, विशेष तिथि को और तलपट में दिखाया गया उच्चंत खाता जो है वो स्थिति विवरण में दिखाया जाएगा। उच्चंत खाता मोहन को बेचे गए 500 रुपये के माल को उसके खाते में 490 रुपये लिख दिया है। अब मोहन का खाता डेबिट किया जाएगा तो 10 रुपये से डेबिट और कर देंगे हम, क्योंकि मोहन पाने वाला है। और यदि उच्चंत खाता त्रुटि सुधार के बाद भी बंद नहीं हुआ तो इसका आशा है कि एक पक्षी त्रुटि अभी भी विद्यमान होगी खातों में। सत्यासत्य की बात करते हैं। पुराने टाइपराइटर की बिक्री की राशि को टाइपराइटर खाते में जमा किया जाएगा। बिल्कुल सत्य है। उच्चंत खाते का शेष हमेशा जमा होता है। यह असत्य है, क्योंकि अस्थायी खाता होता है, जमा भी हो सकता है, नामे भी हो सकता है। आगे ले जाने वाली अशुद्धियां दो खातों को प्रभावित करती है। सत्य है। सुधार प्रविष्टियां मुख्य रोजनामचा में की जाती है। यह सत्य है। और नगद या बैंक की अशुद्धियों को रोकड़ वही में से सुधारा जाता है, तो ये भी सत्य है। सही जोड़ी मिलाइए। सही वित्तीय स्थिति हेतु जो हम तैयार करते हैं वह अशुद्धियों का सुधार कहलाता है। पूर्णतः विपरीत जो अशुद्धियां होती है वह लिपिकीय अशुद्धि कहलाती है। और खाता वही का सारांश जो होता है उसे हम तलपट के नाम से जानते हैं। तलपट के दोनों पक्षों का जो योग होता है उसे बराबर होना चाहिए। और पांचवा, संपत्तियां हानि व्यय जो होते हैं वो डेबिट शेष कहलाते हैं, नामे शेष। और दायित्व, लाभ और प्राप्ति जो है वो जमा शेष यानी क्रेडिट कहलाते हैं। रिक्त स्थान में देखिए, गलतियों को सुधारने के लिए की गई जर्नल प्रविष्टियां संशोधन प्रविष्टियों के नाम से जानी जाती है। उच्चंत खाता एक अस्थायी खाता होता है। तलपट के शेषों से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। बेचे गए माल की लागत दी होने पर तलपट में प्रारंभिक स्कंध नहीं लिखा जाता है और सभी दायित्वों को तलपट में जमा पक्ष में लिखा जाता है। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तलपट ना मिलने पर अंतर की राशि किस खाते में अंतरित किया जाता है? तो उच्चंत खाते में। ऐसी अशुद्धि जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है उसे हम क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। तलपट कौन सी त्रुटि की जांच करता है? तो गणितीय त्रुटि की जांच करता है। खाते का अशुद्ध शेष निकालना किस प्रकार की त्रुटि है? तो हिसाब की अशुद्धि है। और 78 रुपये की डेबिट राशि की प्रविष्टि 87 रुपये करना किस प्रकार की त्रुटि है? तो हिसाब की अशुद्धि कहलाएगी। आगे देखते हैं हम। इन क्वेश्चन को भी हम अपने अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। सभी प्रकार के प्रैक्टिकल को तो आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। ह्रास, प्रावधान एवं संचय अध्याय 7 की बात करेंगे। भूमि का जो संबंध हो जाएगा वो ह्रास नहीं लगाया जाएगा भूमि पर। भवन जो है तो भवन पर ह्रास लगाया जाता है। गुप्त संचय की यदि हम बात करें तो चिट्ठी में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। और जो संचय कोष होता है ये व्यापार से बाहर विनियोग करना संचय कोष कहलाता है। और विशेष संचय की बात करें तो लाभ के विरुद्ध ये प्रभार होता है विशेष संचय। सत्य असत्य में ह्रास का संबंध चालू संपत्ति से होता है, असत्य है ये। और ह्रास को लाभ हानि खाते के हानि पक्ष में लिखते हैं, सत्य होता है। इसी प्रकार पूंजी लाभ से बनाया गया संचय पूंजीगत संचय कहलाता है, सत्य। संपत्तियों का अवमूल्यन करके गुप्त संचय बनाया जाता है, सत्य। रिक्तीकरण प्राकृतिक साधनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, सत्य है। रिक्त स्थान की पूर्ति में देखिए, खाली स्थान पद्धति में ह्रास की राशि घटती जाती है तो क्रमागत ह्रास पद्धति या घटती किस्त पद्धति में ह्रास संपत्ति के मूल्य में होने वाली धीरे धीरे एवं स्थायी कमी है। ह्रास स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है और जब संचय को विनियोगों में लगाया जाता है तो वह कोष बन जाता है। लाभ के विरुद्ध ज्ञात दायित्वों की व्यवस्था को हम आयोजन या प्रावधान कहते हैं। संपत्ति के मूल्य में अस्थायी वृद्धि या कमी
को हम उच्चावचन के नाम से जानते हैं और तकनीकी परिवर्तन के कारण संपत्ति अनुपयोगी हो जाना अप्रचलन कहलाता है। ऋणपत्र शोधन के लिए बनाए गए कोष को हम शोधन कोष के नाम से जानते हैं और प्रावधान का कर योग्य लाभ पर प्रभाव लाभ कम कर देता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर दूसरा अध्याय 9 वित्तीय विवरण। पहला यहाँ से देखिए कि अंतिम खाते सामान्य वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं। सत्य है बेचे गए माल की लागत में बिक्री व्यय भी शामिल होता है। असत्य है आर्थिक चिट्ठा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। सत्य है आर्थिक चिट्ठे में सभी खातों का शेष शामिल है। असत्य है प्राप्त बिल को संपत्ति माना जाता है। सत्य है सही विकल्प में वित्तीय विवरण में शामिल है आ और सा यानी तलपट होता है और लाभ हानि खाता शामिल होता है। जो तुलना पात्र है ये शामिल नहीं होता है वित्तीय विवरण में। इस प्रकार लाभ व हानि खाते से ज्ञात निम्नलिखित लाभों को सही क्रम में चुने तो सकल लाभ होगा, प्रचालन लाभ होगा, निवल लाभ यानी शुद्ध लाभ होगा। ये सही क्रम है हमारा। लाभ हानि खाते का अधिक प्रदर्शित करता है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। व्यापार खाते से ज्ञात होता है आ और सा यानी सकल लाभ और सा यानी सकल हानि जो है व्यापार खाते से हमें पता चलता है। यदि इस तरफ आया तो लाभ और इस तरफ आया तो हानि कहलाता है। आगे देखिए आहरण से घटाया जाता है, पूंजी से घटाया जाता है। आहरण को विक्रय ज्ञात कर सकते हम तो वस्तु की लागत धन सकल लाभ से यानी जो वस्तु की लागत है और उसमें लाभ जोड़ देंगे हम तो हमें विक्रय पता चल जाएगा कि कितने रुपए का विक्रय हुआ है। अप्रत्यक्ष व्यय है बाहरी गाड़ी भाड़ा अप्रत्यक्ष है। स्टॉक एवं विनियोग उदाहरण होते हैं कार्यशील पूंजी के। और एक तिथि विशेष पर संपत्ति एवं दायित्व का सारांश है उसे हम आर्थिक चिट्ठे के नाम से जानते हैं। वित्तीय विवरण में शामिल जो होता है उसे हम व्यापार खाता एवं लाभानी खाता दोनों के नाम से जानते हैं। सकल लाभ का अंतरण जो होता है उसे हम लाभानी खाते में किया जाता है। अंतरण यानी हस्तांतरण लेनदार व्यापार के लिए दायित्व होते हैं और रोकड़ जो है वो तरल संपत्ति का एक रूप है। शुद्ध हानि को हम पूंजी में से घटा देते हैं। तुलन पत्र आर्थिक स्थिति प्रदर्शित करने हेतु बनाया जाता है। मूल ह्रास का लेखा लाभ हानि खाता में डेबिट पक्ष में किया जाता है। इसी प्रकार यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया जाता तो इसे बैलेंस शीट में यानी आर्थिक चिट्ठे में लिखा जाएगा और व्यापार एवं स्वामी के बीमा प्रीमियम को पूंजी में से घटा दिया जाता है। समायोजन न होने से अंतिम खाते आर्थिक स्थिति प्रदर्शित नहीं करते हैं और अंतिम स्टॉक को चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं कि तलपट में दिया गया पूर्वदत्त व्यय चिट्ठे में किस पक्ष में लिखा जाता है तो संपत्ति पक्ष में। लाभ हानि खाते की प्रकृति क्या है तो नाम मात्र की होती है और प्रत्यक्ष व्यय किस खाते में लिखे जाते हैं तो व्यापार खाते में लिखे जाते हैं। अंतिम स्कंध का लेखा किस मूल्य पर किया जाता है तो बाजार मूल्य या लागत मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर किया जाता है। और ब्याज एवं कर के पूर्व की आय को हम संचालन लाभ के नाम से जानते हैं। आगे देखिए यहाँ पर वित्तीय विवरण सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पर पूर्वदत्त किराया चिट्ठे में किस रूप में दिखाया जाएगा तो स्थायी संपत्ति के रूप में। अनुपार्जित आय को चिट्ठे में किस पक्ष में दिखाया जाएगा दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। डूबत ऋण का जो संबंध होता है वो देनदार से होता है और समायोजन का लेखा होना चाहिए। दोनों स्थान पर समायोजन का लेखा किया जाता है। प्राप्त कटौती संचय चिट्ठे में समायोजन होता है। लेनदारों में से घटाकर समायोजन किया जाता है। इसी प्रकार अधिविकर्ष पर ब्याज लाभ हानि खाते के नामे पक्ष में आता है। सत्य है और मशीन स्थापना व्यय आयगत व्यय होते हैं। असत्य है यह। अदत्त व्यय को व्यक्तिगत खाता माना जाता है। सत्य है और डूबत ऋण की पुनः प्राप्ति होने पर इसे लाभ हानि खाते में जमा करते हैं। सत्य है।
समायोजन प्रविष्टियां लेखांकन वर्ष के अंत में की जाती है, अंतिम दिन की जाती है। सत्ता है। जोड़ी मिलाइए। अदत्त व्यय जो होता है वो संबंधित आय में जोड़ दिया जाता है और पूर्वदत्त व्यय संबंधित आय से घटा दिया जाता है। इसी प्रकार माल की जो हानि होती है वो व्यापार खाते में इसे लिख देते हैं और डूबा ऋण जो होगा उसे लाभानी खाते में लिख देंगे। स्वीकृति हेतु माल भेजा जाता है। स्वीकृति हेतु माल भेजा यह अंतिम स्कंद में जोड़ दिया जाता है। आगे देखिए, अपूर्ण अभिलेखों से खाते अध्याय 11 की बात करेंगे। यहाँ पर कि खालिस्तान प्रणाली के तहत नहीं बनाया जाता है, तलपट नहीं बनाया जाता है, तो अपूर्ण लेखा प्रणाली में तलपट नहीं बनाया जाता है। इकहरा लेखा प्रणाली में खालिस्तान खातों को महत्व दिया जाता है, तो व्यक्तिगत खातों को महत्व दिया जाता है। अपूर्ण लेखा प्रणाली को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी यहाँ पर इस प्रणाली से यदि आप खाते रखते हैं तो न्यायालय की शरण में नहीं जा पाएंगे। इकहरा लेखा प्रणाली में खालिस्तान शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती, तो जो गणितीय शुद्धता है इसकी जांच नहीं की जा सकती है। इकहरा लेखा प्रणाली में प्रलेखों का रख रखाव सरल होता है और इस प्रकार अपूर्ण लेखा प्रणाली जो है वह अवैज्ञानिक प्रणाली के रूप में जानी जाती है। सत्तासत अपूर्ण लेखा प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली में बदला जा सकता है। सत्य है। एकाकी व्यापारी अपनी पुस्तकें अपूर्ण प्रणाली में रखना पसंद करते हैं। सत्य है। और इकहरा लेखा प्रणाली वास्तविक खाते रखे जाते हैं, यह असत्य है। वास्तविक खाते नहीं रखते हैं, सिर्फ व्यक्तिगत रखते हैं। इकहरा लेखा प्रणाली में आवश्यक सूचनाओं का अभाव रहता है। सत्य है। और इकहरा लेखा प्रणाली पूर्ण विश्वसनीय प्रणाली है। असत्य है। तो ये थे हमारे पूरे क्वेश्चन एक ही वीडियो में जो हमने आपको बताया। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।